बिहार से फोन है, लैंडलाइन से। तब तो उठा ही लो, ब्रिजपाल भैया का होगा। हेलो भैया, आप लोगों के बाद पुलिस हम तक पहुंच गई है। क्या बक रहा है तू ब्रिजपाल? भैया, आपके घर पर, आपका फैक्ट्री पर छापा मारे है मुंबई पुलिस, और आप सभी का फोटो, मोबाइल नंबर हाथ लग गया उनके। हमको भी फ़ोन की थी मुंबई पुलिस और आपके बारे में पूछ रही थी। कहाँ हैं आप लोग? कल की ट्रेन है भैया, लगता है हम भी पूरा फंसने वाले हैं। अरे हम कहाँ भागेंगे? अब कहाँ तक भागिएगा आप भी? हमारी बात मानिए, सरेंडर कर दीजिए। कब तक गुमसुम बैठे रहोगे? कुछ बताओगे भी, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। देख रही हूँ कुछ दिनों से, चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। कुछ छुपा रहे हो? खाना क्यों नहीं खाओगे? भर गया पेट मेरा। और मैं सोचती रही कि शायद वो मुझसे नाखुश है। और इस नाखुशी की वजह? हम बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। किसी तांत्रिक वांत्रिक से तो बात नहीं की थी कि एक बच्चा होने के लिए दूसरे बच्चे की बलि दे दी? नहीं मैडम, मैंने सिर्फ अपनी ननद निशा दीदी से बात की थी, और वो भी बहुत परेशान थी। अब तुझसे क्या कहूँ सुमन, तू कह रही है कि चंदन काफी दिनों से परेशान रहता है, ठीक से बात नहीं करता। यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। तेरे कमल जीजा जी भी कई दिनों से काफी परेशान रहते हैं। क्यों निशा दीदी, आपने पूछा नहीं क्या बात है? यहाँ चंदन तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। अरे यहाँ भी वही हाल है, कुछ बात करने जाओ तो चिल्लाने लगते हैं। अरे रुको, 2 मिनट, दही बड़े बन गए, मैं अभी टिफिन लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए, रहने दे। अरे मैंने कहा ना 2 मिनट लगेंगे। अरे भाड़ में गई तेरे 2 मिनट, और भाड़ में गई तेरे दही बड़े। कितनी बार बोला तुझे मुझे भूख नहीं है? आपका दही कर रही है मेरे। हम दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे पति को हो क्या गया अचानक से। मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये दोनों डर के मारे पागल हो गए। इन्हें लगा था जिस लाश को सूटकेस में ठूस कर इन्होंने कचरे पर फेंक दिया है, वो लाश अब हमें कभी नहीं मिलेगी। नहीं साहब, ये लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मैं अपने पति और नंदोई को अच्छे से जानती हूँ। मुझे सच्ची नहीं पता कमल कहाँ है। वो बिना बोले निकल गए थे और अब तक घर नहीं लौटे, ना फोन लग रहा है उनका। तुम दोनों के पति मुंबई में छुपे हैं या मुंबई के बाहर? तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो ये बच्चा कौन है, बहुत अच्छी तरह से जानती हो, और ये भी जानती हो कि तुम्हारे पतियों ने इस मासूम बच्चे को क्यों मार दिया। बस हमारे सामने नहीं जानने का नाटक कर रही हो तुम दोनों। नहीं साहब, ये सच नहीं है। मेरे पति कमल इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते, और न मेरा छोटा भाई चंदन। आप अब सीधे साधे लोग हैं। चंदन की एक सादी सी नौकरी है, सुबह जाता है, शाम को लौट आता है। तुम दोनों के पति कहाँ काम करते हैं? मेरी बड़ी बहन सरिता दीदी, उनकी एक छोटी सी यूनिट है। चंदन और कमल जीजा जी वही काम करते हैं। कहाँ है ये यूनिट? दहीसर में। क्या बनता है? फैशन वाली बिंदियां बनती है। ये दोनों कुछ ना कुछ जरूर जानती हैं, पर बोल नहीं रही। ज्योति सर। रहम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ग्रिलिंग चालू रखो। जी। तब तक हम दहीसर होकर आते हैं। सुमन, चंदन ने घर से निकलने से पहले कुछ बोला था क्या? नहीं दीदी, कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही निकल गए। और मुझे नहीं पता था कि कमल जीजा जी भी। क्या हुआ? मुझे देखते ही चुप क्यों हो गई? अब वही डायलॉग शुरू कर दोगे, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। देखो, अच्छा यही है कि तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो, या फिर अपनी तरह से हम तुम्हारी जुबानें खुलवाएंगे, कूट कूट के। मैडम, हमें जितना पता था हम बता चुके हैं। ये नहीं बताया कि उस बच्चे का नाम क्या था जिसका कत्ल हुआ है? 100 बार तो बोल चुके हैं कि हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तुम्हारे झूठ बोलने से, 100 बार बोलने से ये कोई सच नहीं हो जाएगा। मैडम, इसके पहले हमने उस बच्चे को कभी देखा तक नहीं। मैंने देखा था, अखबार में उसकी तस्वीर देखी थी। अपने पति का इतना बड़ा पोस्टर नहीं देखा तुझे घर के सामने, और एक छोटी सी तस्वीर अखबार में तुझे दिख गई। मैडम, मेरे पति ही उस अखबार को पढ़ रहे थे। ये देख, ये तेरा पति है। इसने इस दुकान से वो सूटकेस खरीदा जिसमें हमें बच्चे की लाश मिली।
तो खुद कहती है कि तूने उसे वो अखबार पढ़ते देखा है जिसमें बच्चे का फोटो आया था। अब भी तू यही मानती है कि तेरा पति इस खून में शामिल नहीं है? शिंदे, सर जरा ऊपर भी चेक करो। ताला है क्या? ऊपर जाकर चेक करो। साहब, मैं इस यूनिट में पहले आया हूँ, लगभग 2 महीना पहले, जब ये केस शुरू ही हुआ था। सर ऊपर भी लॉक है। सर ऊपर भी ताला लगा। ओके सर। ये बिंदी बनाने की यूनिट तुम्हारी बहन चलाती थी? जी, सरिता दीदी और नरेंद्र जीजा जी। नंबर दो दोनों के। यूनिट पर ताला लगा हुआ है। साहब, तब जब आया था यूनिट चालू थी। यहाँ उस मैडम के साथ एक 10-12 साल का बच्चा भी था और एक नौजवान लड़का भी। उस वक्त ये चंदन और कमल, ये दोनों दिखे थे यहाँ? साहब, अंदर जाकर नहीं देखा था। देखा होता तो याद होता। मैंने आपको तभी बता दिया था जब इन दोनों को दुकान के सीसीटीवी फुटेज में देखा था। सर, सुमन की बहन सरिता और उसका जीजा नरेंद्र चंद्रा इस यूनिट को चलाते हैं। ज्योति उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently not. लगता है तेरी बहन सरिता चंद्रा और उसका पति नरेंद्र चंद्रा इस खून में शामिल है। सर, नरेंद्र चंद्रा और उसकी पत्नी सरिता चंद्रा दोनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। सुमन कह रही है कि वो लोग उस यूनिट के ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह ताला है। एक काम करो, इन दोनों मियाँ बीवी के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लगता है फाइनली हम टारगेट पे। ओके सर। शिंदे, सर डीसीपी ऑफिस से इस यूनिट में ब्रेकिंग करने की परमिशन लो। सर तुरंत। जगताप साहब, अपनी एक टीम के साथ इस जगह पर हर वक्त कड़ी निगरानी रखो। इस मासूम के खून का राज यहीं कहीं दफन है। इस जुर्म का बीज इसी यूनिट में बोया गया है। अर्जुन और विकी कमरे में है ना? उन दोनों को बाहर निकलने से मैंने सख्त मना कर रखा है। लेकिन अर्जुन भैया, हम लोग ये क्यों रह रहे हैं? मेरे स्कूल में सो रही है ना। कितनी बार पूछेगा सवाल? चल खा। पूछना तो पड़ेगा, कोई कुछ बताता ही नहीं है, ना मम्मी पापा ना तुम। तो ये लास्ट बार पूछ रहा है और मैं लास्ट बार बता रहा हूँ। हम कहीं और जाके रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। समझ गया? चल खाना खा। मुझे मेरा स्कूल नहीं छोड़ना। खा चुपचाप। नहीं खाऊंगा। हाँ। नहीं खाऊंगा। तो लाफा खाएगा? मंच में नहीं आता तुझे। खा। बहुत मुश्किल से टिकटें मिली हैं परसों की। एजेंट को साला 3 गुना देना पड़ा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग तो निकल लोगे, हम दोनों का क्या होगा? मैंने तुम दोनों की टिकटें भी करवाई हैं। हम सब लोग साथ जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन निशा और सुमन, वो दोनों भी बेहाल होंगी हमारे फिक्र में। बात भी नहीं हुई कई दिनों से। वो दोनों क्या नरेंद्र जी, क्या? देखो, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ है। बात गड़बड़ा गई है पूरी तरह। सुमन और निशाद दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है।
आप पुलिस, कहीं पुलिस हम तक तो नहीं पहुंच रही? जैसा कि सुमन ने कहा था, ये डिजाइनर बिंदी यूनिट तो है, बस सब के सब लोग गायब हैं। सर ये तो ऑलमोस्ट पक्का होता जा रहा है। ये पूरी की पूरी फैमिली इस मर्डर में शामिल रही होगी। पर अजीब बात यह है कि निशा और सुमन दोनों उस बच्चे को ना जाने का दावा कर रही हैं। नरेंद्र चंद्रा, उसकी पत्नी सरिता और दोनों बच्चे विक्की और आरती, और वो दो लोग चंदन और कमल, सब गायब हैं। और शिंदे, हमें इन सबको जल्द से जल्द धरना है। यादव को भेज दिया सर, इस बच्चे विक्की के स्कूल के बारे में और फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पहले आप अपना परिचय तो दीजिए देवी जी। आप सरिता चंद्रा और नरेंद्र चंद्रा को जानते हैं? पहले आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मुंबई पुलिस। हमारा नाम ब्रिजपाल चंद्रा है और हम नरेंद्र चंद्रा के छोटे भाई हैं। माजरा क्या है मैडम? कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार, अबीरगंज गांव। हमारे भैया भाभी तो ठीक है ना? पता नहीं, पर अगर हमारे हाथ लग गए तो ठीक नहीं रहेंगे। कहाँ छुपे हैं वो लोग? मैडम जी वो छुपेंगे काहे? ऐसा क्या किया उन्होंने? कहाँ हैं वो लोग? मुंबई में होंगे। वो मुंबई का इलाका है ना दहिसर, हुआ उनका फैक्ट्री और घर वहीं है। नहीं है वहाँ। आज 29 अप्रैल है। 26 अप्रैल से तुम्हारे भैया और भाभी दोनों का फोन स्विच ऑफ है। ठीक उसी दिन से जिस दिन से चंदन प्रसाद और कमल धूरिया का फोन स्विच ऑफ है। इन दोनों को भी जानते होंगे आप? जी हाँ, जानते हैं, लेकिन हुआ क्या है मैडम जी? ब्रिजपाल जी, नरेंद्र की आखिरी बार बात आपसे हुई थी 26 तारीख की दोपहर को। उसने बताया होगा कि वो कौन से शहर में है, किस जगह छुपा हुआ है या फिर छुपने वाला है। मैडम आप क्या कह रहे हैं? हमका कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमरे भैया, उनका परिवार छुपेंगे काहे? क्या हुआ क्या मैडम? मैंने इस ब्रिजपाल चंद्रा को बच्चे की फ़ोटो भेजी थी। कहता है उसने बच्चे को कभी नहीं देखा सर। मैंने उसके गांव अबीरगंज पुलिस थाने में बच्चे की फ़ोटो और इन सभी सस्पेक्ट की डिटेल्स भेज दी हैं। इस चंद्रा परिवार की फोटो बच्चों सहित सभी जगह फ्लैश करवाओ, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सभी जगह। अगर ये किसी बिल में दुबके बैठे हैं तो इन्हें बिल से बाहर निकाल, और अगर देर होगी, हाथ से निकल गए, तो अबीरगंज से इसके भाई ब्रिजपाल को उठा लो। जी नहीं सर, इस बच्चे की कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं हमारे यहाँ। नरेंद्र चंद्रा के भाई ब्रिजपाल से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? आपके एड्रेस भेजते ही टीम निकल गई उसे उठाने के लिए, और एक टीम को भेजा हूँ बच्चे की फोटो लेकर अबीरगंज। हमारे पास पूरे 2 महीने से बच्चे की बॉडी पड़ी है। मौत की गुमनामी में शांत पड़ा बच्चा बहुत खटकता। हम तरस गए पता लगाने के लिए कि ये बच्चा कौन है और क्यों मारा गया। ये फैमिली अपने घर से गायब है। पता करो कि इस वक्त ये मुंबई में है या मुंबई के बाहर कहीं निकल चुकी है। बिहार से फोन है, लैंडलाइन से। तब तो उठा ही लो, ब्रिजपाल भैया का होगा। हेलो भैया, आप लोगों के बाद पुलिस हम तक पहुंच गई है। क्या बक रहा है तू ब्रिजपाल? भैया आपके घर पर, आपका फैक्ट्री पर छापा मारे मुंबई पुलिस, और आप सभी का फोटो, मोबाइल नंबर हाथ लग गया उनके। हमको भी फ़ोन की थी मुंबई पुलिस और आपके बारे में पूछ रही थी। कहाँ हैं आप लोग? कल की ट्रेन है भैया, लगता है हम भी पूरा फंसने वाले हैं। अरे हम कहाँ भागेंगे? अब कहाँ तक भागिएगा आप भी? हमारी बात मानिए, सरेंडर कर दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? पुलिस ब्रिजपाल के पास भी पहुंच गई है। अब हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। इसे कहते हैं अखंड कंजूसी पापा। फ्लाइट का खर्चा बचाने के लिए आपने ट्रेन का टिकट करा दी, अब जेल में पैसे लेकर चाटोगे क्या? अगर फ्लाइट करा लिया होता तो आराम से निकल जाते, लेकिन नहीं, हम चिंदी चोर हैं और चिंदी चोर ही रहेंगे ना। चुप रहे,
आज हम लोग सब बर्बाद हैं, सिर्फ तेरी वजह से। ये सब गड़बड़ी आपकी वजह से हुई है नरेंद्र जी। बिना वजह हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। ब्रिजपाल जी, कहाँ से फोन करके आ रहे हो अपने भाई साहब को? हम किसी को फोन नहीं किए और हम नहीं जानते कि हमारे भैया कहाँ हैं। ले चलो। अब चलो अंदर। इस बच्चे को देखा है कहीं अबीरगंज में? साहब, लेकिन आप इस बच्चे के बारे में काहे पूछ रहे हैं? इसका कोई मर्डर कर दिया मुंबई में। मर्डर? साहब, हम तो सुने जिसको कोई बीमारी हो गया है, उससे मर गया ये। मतलब तुम जानते हो उसको? हाँ साहब, ये पास में इसके भाई का दुकान है। ये तो हमारा छोटा भाई गोपी का तस्वीर है साहब। पर आप लोग काहे पूछ रहे हैं साहब? कैसे बड़े भाई हो तुम दीपक? 2 महीने से उसका लाश मुंबई के मुर्दाघर में पड़ा हुआ है। मर्डर हो गया था उसका वहां पे, और तुम लोग ना कोई शिकायत दर्ज की ना कुछ किए। नहीं साहब, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? गोपी का तो क्रियाक्रम भी हो चुका है साहब। क्रियाक्रम हो गया? कहाँ हुआ? कौन किया? तुम अपने हाथ से किए? सर, बच्चा आइडेंटिफाई हो गया है। अबीरगंज का? जी सर, गोपी महतो। सर, उसके माँ बाप का कहना है कि गोपी की मौत मुंबई में हुई और उसका क्रियाक्रम भी कर दिया गया है। What? वो क्रियाक्रम का राज क्या था? और बड़ा अजीब है, इतना छोटा बच्चा और उसके ब्रदर दीपक और गोपी की मदर को कोई शक तक नहीं हुआ। अजीब और बदनसीब तो उस गोपी की किस्मत थी, और उससे भी दर्दनाक थी उसकी मौत की कहानी, जिस पर इस तरह से पर्दा डाला गया। ये केस आराम से परफेक्ट क्राइम की सिलेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकता था, पर बीच पटरी में ही ऐसा होने से रोक दिया गया, सिर्फ एक आदमी के लालच की वजह से, कुली राजू सिंह। तेरा भाई अभी अभी 12 का हुआ है, इतना छोटा बच्चा बंबई में अकेला। यहाँ के स्कूल में पढ़कर कौन सा अफसर बनने वाला था? हमारे साथ मजदूरी करता ना। मुंबई जाएगा, वहाँ की फैक्ट्री में काम करेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। हमारी खस्ता हालत यहाँ के लोगों से छुपी नहीं है। तो ये मजदूरी का काम गोपी को भी यही करने दो ना, कम से कम हम सबका नजर का सामने तो रहेगा। रूखी ही सही, घर की रोटी खाएगा। अम्मा जी, बम्बई जाने का सबसे ज्यादा शौक तो गोपी को ही चढ़ रहा है, और वैसे बहुत पैसा कमाना है उसे। नन्ही सी जान है, कैसे ये? अम्मा, मुंबई सपनों का शहर है, क्योंकि वो सोने का शहर है अम्मा। वहाँ पर कम काम के भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तुम टेंशन ना लो। हम जाऊंगा भैया, बिल्कुल जाऊंगा। तो ठीक है बेटुआ, हम बात फिक्स करते हैं ब्रिजपाल भैया से। हाँ, उनके बड़े भाई है नरेंद्र भैया, वहाँ मुंबई में उनके कोनो फैक्ट्री है, तो वहाँ पे तो का नौकरी करनी होगी। जी जान लगा के करेंगे, आप टेंशन ना लो। और रहने खाने का तो वही लोग देख लेंगे, बाकी पगार मिलेगा महीने का 1500 अलग। 1500? अम्मा, रहना खाना तो वो लोग देख लेंगे, और बाकी के जो 1500 मिलेंगे सारा तेरे हाथ भेज दूंगा। रहना खाना तो बेटा यहाँ भी है ना, मजदूरी का काम कोनो बुरा नहीं है रे। मान जाना। अच्छा रुक, नई धुन सुनाता हूँ। ब्रिजपाल भैया हमको बहुत अच्छे से जानते हैं साहब, हमारे बाबूजी को भी जानते थे साहब। जब उनके भाई नरेंद्र भैया मुंबई से आए साहब, तो ब्रिजपाल भैया बोले हमको कि उनके भैया को मुंबई में अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए। हमको पूछे थे पर हम मना कर दिए साहब। पर हम उनसे बोले सर गोपी जाना चाहिए। और वो लोग तुमको बोले कि गोपी की मौत बीमारी से हुई? हाँ साहब, यही बोले हमका। और वो लोग तो गोपी की लाश को गांव भी लेकर आने वाले थे क्रियाक्रम के दिन।
क्या हो गया ब्रजपाल भाई? आप बोले बहुत ही अर्जेंट काम है। अनर्थ हुई गवाह है। क्या बात कर रहे हैं भैया? हमारा गोपी तो ठीक है ना भैया? मुंबई शहर एक बहुत भयंकर बुखार वाली बीमारी की गिरफ्त में है। कई महीनों से आतंक मचा रखा है बुखार ने। हमारे गोपी को तो कुछ नहीं हुई गवा भैया। हाँ, अरे पिछला हफ्ता ही तो कि हमारी अम्मा से बात हुई थी फोन पर, तब तो कुछ बोला नहीं। शायद वो अम्मा को परेशानी में नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन कल रात उसका तबीयत बहुत बिगड़ गई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो रात भर ग्लूकोज चढ़ता रहा। डॉक्टर लोग बहुत ही कोशिश किए पर भगवान का मर्जी कुछ और था। आज सुबह गोपी दम तोड़ दिया। नरेंद्र भैया बड़ा बड़ा अस्पताल किए, बड़ा बड़ा डॉक्टर भी किए, सब किए, लेकिन अचानक गोपी भैया बीमार था तो उसे यहाँ भिजवा सकते थे ना। हम उसका इलाज करा दे। ऐसे कैसे? अरे क्या हमारा गोपी है? गोपी ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? हम कहे थे कि हम हमारे गोपी का क्रियाक्रम यहाँ गांव में ही करेंगे साहब। फिर वो लाश को लेकर आए यहाँ पे ना 12 तारीख को ब्रजपाल भैया हमका दोबारा से मिले। क्या बात कर रहे हैं ब्रजपाल भैया? अरे नरेंद्र भैया, हमारे गोपी का क्रियाक्रम कैसे कर सकते हैं? हम हमारे भाई को देखे नहीं है अभी तक, उनको विदा नहीं किए। हमारी अम्मा नहीं देखी है उनको। हमारी अम्मा का तो रो रो के बुरा हाल है भैया। भैया ने तो गोपी को यहाँ लाने का पूरा कागज पत्र कर लिया था, लेकिन गोपी का लाश फूल गई थी, सड़ने लगी थी। तभी ऐन मौके पर डॉक्टर लोग साफ साफ मना कर दिए। वो बोले लाश को ट्रेन से नहीं ले जाया जा सकता। अरे तो भैया एक बार हमको फोन कर देते, हम अपनी अम्मा को लेकर आ जाते भैया मुंबई। आप लोगों ने तो वो हक भी छीन लिया हमसे। क्या बात कर रहे हो दीपक? तुमको लगता है हम नहीं चाहते थे ऐसा हो? अरे हम तो सोच रहे थे पटना से एरोप्लेन में भेज देते तुम दोनों, लेकिन वहां डॉक्टर लोग बहुत हो हल्ला मचा रहे थे। ऐसे भी नरेंद्र भैया गोपी की मौत के बाद बहुत उदास थे। अब लाश को मुर्दाघर में सड़ने नहीं दे सकते थे ना। भैया हम कहाँ भूल जाएंगे हमारी माँ को? कहाँ भूलेंगे वो को? तकदीर का लिखा था दीपक, टाला नहीं जा सकता था। नरेंद्र भैया बोले हैं वो आएंगे अम्मा जी से मिलने। उससे पहले 50,000 रुपये भिजवा रहे हैं। उसके बाद ब्रजपाल भैया आकर के हमारे हाथ में 50,000 रुपया पकड़ा गए साहब। हम उन पर कौन शक ना कर सके साहब, ना ही उनके बड़े भैया। हमारा तो वहां तक बुद्धि नहीं चलती है साहब। दीपक, तुम्हारे छोटे भाई का कत्ल हुआ है और वो लोग इस जुर्म को छुपाने की फिराक में थे। हमारे छोटे से मासूम भाई को काहे मार दिए वो लोग साहब? काहे मार दिए ये तो वो लोग ही बताएंगे जब हम उन लोगों की खाल उतारेंगे। हम तुम्हें मारने के लिए ना ही गोली खर्च करेंगे और ना ही सूटकेस खरीदेंगे तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। हम उनसे आज ही बात किए हैं, उनके दूसरे नंबर पर। उसका दूसरा नंबर क्या है? कहाँ छिपा है वो? ये वक्त वो मुंबई में है, कल का ट्रेन है उनका। मुंबई में कहाँ? पूरा एड्रेस दो फटाफट। रविंद्र चंद्रा,
यहां दुब के बैठे हो, क्या सोचा था बच जाओगे? जिस 12 साल के मासूम बच्चे को तुमने मारा है ना, उसका वजन भले ही हल्का था, लेकिन उसकी लाश का वजन इतना भारी था जिसके नीचे तुम लोगों को घर होना ही होना था। अबे ओ कामचोर, यहाँ काम करने आया तू या कोहली बनने आया? क्या करने आया? भैया मैंने उसे खुद बुलाया था, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था। ए, तू अंदर जा, चल बैठ दे इधर। क्या बकवास कर रहा था तू उसके सामने? हाँ, गोपी यहाँ सिर्फ काम और काम करने के लिए लाया गया। एंड कभी उसको खेलने बुलाया ना तू, तुझे अच्छे से समझा दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। क्या हो रहा है इधर? कुछ नहीं भैया, हम तो बाजा बजा रहे थे। अंदर काम नहीं है क्या साले? तुझे इस बात के 1500 मिलते हैं? हमने अपना काम वक्त से पहले ख़त्म कर लिया, तो सरिता चाची बोली जाके आराम करो, तो हम बाजा बजा रहे थे। और हम कामचोर नहीं हैं, हमको ऐसा मत बोलो। मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है ये तुझ जैसे 2 टके का कीड़ा सिखाएगा मुझे? फिर भी हमको कामचोर मत बोलो। साले, मुझे जो मर्जी आएगा मैं वो बोलूँगा, समझा ना? तेरा काम है सिर्फ काम करना और सॉरी बोलना। चल चल के काम कर, चल चल ना। छोड़ो, क्या हमको इतना मारते रहते हो? हम शिकायत करेंगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। शिकायत करेगा? हिम्मत बढ़ गई है तेरी? तो आप हमको इतना मारते क्यों हो? चुपचाप काम कर वरना कुत्ते की तरह पीटूंगा। अर्जुन क्या कर रहा है तू ये? मम्मी दिन भर काम छोड़ के माउथ ऑर्गन बजाता रहता है और ऊपर से कहता है कि तुमने परमिशन दी है। हाँ, मैंने उसे आराम करने के लिए बोला था थोड़ी देर। लेकिन क्यों? तू बीच में मत पड़। उसने समय से पहले अपना सारा काम खत्म कर लिया था, अब वो अपने आराम के टाइम में जो करे उसकी मर्जी। मम्मी ठीक तो हो आप? 1 नंबर का काम चोर है ये। पापा इसको गांव से काम करने के लिए लेके आए थे, माउथ ऑर्गन बजाने के लिए नहीं। 1500 देते हैं इसे, 1500। 100 की औकात नहीं है इसकी। अर्जुन मैंने बोला ना, तू इसमें दखल मत दे। चाची भैया को समझा दो कि आइंदा से मुझे गाली भी ना दे और मारे भी नहीं। जब भी दिखता हूँ मारने लगते हैं। अर्जुन आइंदा से तू इस पर हाथ नहीं उठाएगा, समझा? और मेरी बात को हल्के में मत ले। अब जा यहां से, जा यहां से। बेटा गोपी, तू ना अर्जुन भैया के सामने ही मत आया कर। चाची हम नहीं आते उनके सामने, वो ही आगे पीछे से आकर मार देते हैं। अब वो नहीं करेगा वैसा, मैंने बोला है ना उसको। जा तू अपने कोने में जाकर थोड़ी देर के लिए सो जा। साहब हम लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं साहब। ईमानदार मजदूर बच्चों के कत्ल में भागीदार नहीं होते। नहीं साहब, नहीं साहब, उसका मर्डर हुआ तब हम तो वहाँ थे भी नहीं। रात को जल्दी में बुलाया नरेंद्र जी ने। बहुत अच्छा था वो, नेक और साफ दिल। उसी प्यारे, नेक और साफ दिल बच्चे की लाश को एक सूटकेस में ठूस कर तुम लोग अपने गांव ले जा रहे थे, झूठ बोलकर कि वो बीमारी से मारा गया। वो क्या? बीमारी उस बच्चे को नहीं थी, बीमारी तुम लोगों की थी। ऐसी लाइलाज बीमारी जिसकी वजह से तुम लोगों ने उस 12 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। नहीं 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 सर, हमने नहीं मारा साहब, हमने नहीं मारा। अरे हम तो प्यार करते थे उससे। पापा हमने इस कमीने के चलते मुझ पर हाथ उठाया। गोपी ना तेरा नौकर है, ना मेरा, ना किसी का। वो हमारी फैक्ट्री का एक कामगार है। अपने खाली समय में वो विकी के साथ खेले, बाजा बजाए या जो मर्जी करे,
आइंदा तुम उससे बात तक नहीं करोगे, समझे? और आपका जब मर्जी आएगा आप मुझ पे हाथ साफ कर दोगे। अर्जुन, हाथ उठाने की शुरुआत तुमने की है। हम लोग तुमसे कई दफे कह चुके हैं कि जैसे हमारे लिए विकी है वैसे ही गोपी भी है। तो फिर गोद क्यों नहीं ले लेते? मजदूरी क्यों करवा रहे हो? तुम्हें तो गोद में खिलाया पिलाया है ना, तो तुम कुछ काम करके क्यों नहीं देखते? हाँ, मैंने जब काम शुरू किया था ना, मैं गोपी के जितना था, तब जाकर ये सब बनाया है मैंने। वो नालायक लाखों का क्लास लगाया, पढ़ाई छोड़ दी, दिन भर घर में बैठ के अपनी माँ से कुछ सीखा। मेरे सामने आवारागर्दी करता है, हमारे पीछे पता नहीं और क्या क्या करता होगा, और इस बच्चे पे रौब जमाता है। तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे झेलना बहुत ज्यादा हो रहा है। बेचारा छोटा सा बच्चा मेहनत करके अपनी सारी कमाई अपनी माँ को बेचता है, उफ तक नहीं करता, खुशी खुशी काम सीख के दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। बस पापा अब और नहीं। अब और अगर तूने एक बार भी छुआ या कुछ गाली दी या कुछ भी कहा तो सीधा घर के बाहर, समझ रहा है? मैं धमकी नहीं देता, जानता है तू। आइंदा अर्जुन तुझे कुछ भी कहे तो सीधा मेरे पास आ जाना। उस वाली रात, इससे पहले कि गोपी हम तक पहुंचता और हम गोपी तक पहुंचते, बहुत देर हो गई थी साहब। जी भैया। टाइम क्या हुआ? समझ नहीं आता तुझे? रात को लोग सोते हैं। मैं तो अंदर बजा रहा था, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। बाहर नहीं जाती आवाज? अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन क्या कर रहा है? छोड़ उसको। अरे क्या कर रहा है तू ये? अर्जुन! अरे क्या कर रहा है तू ये? हाँ? इसकी सांस नहीं चल रही। देखिए ना। बहुत जोर जोर से बाजा बजा रहा था, सबकी नींद हराम कर रखी थी इसने। मार दिया, जान से मार दिया। ये इस नालायक ने किया है, इसने। मैंने तो 2 थप्पड़ लगाए थे, मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। आंख नीचे, छोड़ दूंगा मैं आंख नीचे। सुनिए, इससे बाद में निपट लेंगे, पहले उसका कुछ करना जरूरी है, वरना ये तो जिंदगी भर के लिए जेल चला जाएगा सीधा। कुछ करिए उसका। लेकिन सरिता दी, नरेंद्र जी, ये तो मर्डर है। हाँ भैया, मर्डर है, लेकिन अभी हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो, ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जा सकती, समझ में आया? कुछ करिए, जल्दी कुछ करिए आप। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ ब्रिजपाल, मैं सच कह रहा हूँ। नालायक अर्जुन ने उस बच्चे गोपी की जान ले ली है। हे राम, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर बात बाहर निकल गई तो ये अर्जुन की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। भैया, लेकिन हम गोपी के घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? नहीं जी, चलो आपके भाई ब्रिजपाल वहाँ गोपी के घर वालों को बोल देंगे कि वो बीमारी से मर गया, लेकिन अगर उसके घर वाले यहाँ लाश देखने आएंगे तो हम क्या करेंगे? सर, जिस बात का डर था वही हुआ। गोपी का भाई दीपक यहाँ मुंबई आने की जिद कर रहा था, और उसका यहाँ आना मतलब बड़ा बवाल होता साहब। इसलिए नरेंद्र भाई गोपी की बॉडी को सूटकेस में लेकर अबीरगंज के लिए निकल गए।
वो सूटकेस तुम दोनों ने ला कर दिया था? बस हमने इतना ही किया साहब। और यकीन मानो साहब, हम सब उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था सबको। इतना लगाव था कि उस मासूम बच्चे के कत्ल की खबर पुलिस को देने के बजाय तुम लोग उस बच्चे के कातिल को बचाने की मुहिम में भागीदार बन गए। हम लाश को लेकर निकल पड़े, दीपक और गोपी की अम्मा के हवाले करने। और तुम लोगों का छोटा बेटा विकी, उसे भी सब मालूम था? जी नहीं, उसे तो अभी भी कुछ नहीं पता। पुलिस अंकल, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे इनसे मिलना है। और अर्जुन भैया कहाँ हैं? बैठो बेटा, आएंगे। तुम लोग लाश को सूटकेस में ठूस कर यहाँ मुंबई से अपने गांव अबीरगंज बिहार के लिए निकले थे। फिर वो सूटकेस बोरीवली स्टेशन पर राजू को क्यों थमा दिया? क्योंकि मैं डर गया था साहब। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। क्या हुआ साहब? तुम लोग यहीं रुको, मैं टिकट निकाल के आता हूं। पंद्रह मिनट से ऊपर हो गया है। शायद लाइन लंबी होगी। फोन करके पूछो ना आप एक बार। ठीक है, पूछती हूँ। हेलो, कितनी देर लगेगी? सविता सुनो, सिर्फ सुनो, बोलो मत कुछ, ठीक है? तुम विकी को वहां से लेकर के निकलो, बोलो मैंने तुम्हें टिकट विंडो पे बुलाया है, क्योंकि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए। देखो ये सब इसलिए क्योंकि हम लोग बैग लेके अंदर नहीं जा सकते, सुन रहे हो तुम? हम लोग स्टेशन के अंदर जा नहीं सकते, यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है भैया, वहां पर उनके पास छुट्टे पैसे नहीं, मुझे जाकर देना पड़ेगा। आप यहीं रुकना। तुम लोगों ने अपने खुद के बच्चे को मर्डर के चार्ज से बचाने के लिए किसी गरीब के बच्चे को सूटकेस में ठूस दिया। एक गरीब परिवार के साथ इतना बड़ा नाटक रचा। 50,000 देकर क्या सोचा? गंगा नहा ली? खुद की भी औलाद है ना, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे की कीमत 50,000। एक इंसानी जिंदगी की कीमत 50,000। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। और कानून को क्या समझा? दूध भात। स्कैनर से बच निकले तो बच के कानून से। अरे तुम दोनों तक पहुंचने के लिए हमने जमीन आसमान एक कर दिया। जमीन आसमान तो क्या, जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर भी कुछ होता ना तो वहां भी पहुंचते, जरूर पहुंचते, जैसे अब पहुंचे। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? कि वो एक गरीब लड़का था और उसे दूसरे बच्चों की तरह खेलने का शौक था? या फिर वो माउथ ऑर्गन बजाता था और ये तुझे खटकता था? वो म्यूजिक बजाता, दूसरे लोगों को पसंद आता और तुझे इसकी जलन होती है ना? इधर देख, देख इधर। कितना बड़ा था वो तेरे अपने भाई विक्की से? बोल, कितना बड़ा था? जो हिम्मत तूने 12 साल के बच्चे पे दिखाई, वो दिखाऊं मैं तुझे? दिखाऊं? गोपी की मां मीनाक्षी महतो मुंबई तक का सफर करने की हालत में नहीं थी। दर्द ने उसे पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। वो पहले ही अपने बेटे की मौत का शोक मना चुकी थी और अब दोबारा से उसके भयंकर कत्ल की हकीकत का सामना कर रही है। आपने और आपकी टीम ने इस केस को काफी ज्यादा पर्सनली ले लिया था। हर केस पर्सनल होता है वैसे, और पर्सनल लाइफ हर केस को इन्फ्लुएंस करती है। और इस केस में बच्चे की जो बेबसी थी उसने हम सबको अंदर से हिला कर रख दिया था। इस केस में अगर कत्ल ना भी होता
तब भी एक बहुत बड़ा जुर्म हो रहा था, और वो है बाल मजदूरी के कानूनों का उल्लंघन। और गोपी महतो महज 12 साल का था। हम में से कईयों को यह गलतफहमी होती है कि हम गरीबों पर मेहरबानी करते हैं अपनी उदारता से, पर अक्सर हकीकत ये होती है कि हर छोटा बड़ा काम इंसान अपनी गरिमा बरकरार रखने के लिए करता है। हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे उद्योगों में, घर काम में नौकरी करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन महज हमदर्दी जताने से बेहतर है कि ऐसे बच्चों के लिए या हर उम्र के कामगार को उसकी गरिमा से वंचित ना किया जाए।